Welcome to Newtonian MJ channel, the channel which clear all the concept of physics। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं मारते, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, अध्यारोपण का सिद्धांत और इस पे डिपेंडेंट उससे आधारित बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लग जाइए मेरे साथ। तो आज सबसे पहले अपन टॉपिक उठा लेते हैं। कौन सा उठाएंगे बोलो? कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। पूरा ध्यान रखें, कॉपी उठाएं, पेन उठाएं, उसके बाद में अपन इसको करेंगे। तो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, ये चीज आज अपन करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है भाई ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन ने जो कूलॉम का बल निकाला था, कूलॉम का जो नियम निकाला था, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है ना, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो फॉर्मूला जो निकल के आता है अपने पास में, वो आता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है बात। तो इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है अपने को? एक चीज़ पता चल रही है इस फॉर्मूले से, अपने को सिर्फ परिमाण का पता चल रहा है, दिशा का पता नहीं लग पा रहा है। और जबकि जो बल है वो कैसी राशि है? कि सदिश है। कैसी है? सदिश राशि है। तो सदिश राशियों के अंदर तो क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। और जबकि इस फॉर्मूले ने तो क्या दिया? सिर्फ परिमाण दिया, दिशा नहीं दी। तो अब दिशा को प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या लिखते हैं? उसका सदिश रूप भी लिखते हैं, सदिश निरूपण भी लिखते हैं। और अब इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग टीचर्स इनके अलग अलग तरीके बताता है। तो अपन जो वही करेंगे जो अपनी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा अटेंशन यही होना चाहिए अपना, तब जाके अपने को ये क्लियर होना है। तो हम देखते हैं कि मान लिया, इसके लिए मान लेते हैं कि एक निर्देशांक तंत्र है, ये निर्देशांक तंत्र है और ये ले लिया अपन x एक्सिस और ये ले लिया y एक्सिस और ये लिया अपन ने मूल बिंदु। ठीक बात। मूल बिंदु से R1 स्थिति पर एक आवेश स्थित है Q1। ठीक, ऐसे ही मूल बिंदु से एक R2 स्थिति पर एक आवेश है Q2। अब इन दोनों के मध्य क्या लग रहा होगा? बल लग रहा होगा। इन दोनों के मध्य बल लग रहा होगा। ये जो बल लगेगा हम जानते हैं इस लाइन के अनुदिश लगेगा, इनको मिलाने वाली लाइन के अनुदिश, जो कि अपन ने बताया था कूलॉम के नियम में। ठीक है, तो अब ये आकर्षण का प्रकृति का है या प्रतिकर्षण प्रकृति का, ये डिपेंड करता है इन आवेशों की प्रकृति पर। ये धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तब तो क्या लगेगा? आकर्षण प्रकृति का लगेगा। दोनों समान प्रकृति के हैं तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो हम क्या मान रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए? मान लिया कि दोनों ही धनात्मक है। क्या मान लिया अपन ने? दोनों ही धनात्मक है। यानी कि ये जो बल, ये जो क्या करेगा? इसको इधर धकेलेगा और ये क्या करेगा? इसको इधर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी कि ये जो बल लगाएगा इसके ऊपर इधर लगेगा। इस बल को मैं नाम दे देता हूं F21। क्या नाम दिया अपन ने? F21। क्यों? आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। वापस देखें, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल है ये, इसलिए अपन ने इसको नाम दे दिया। हम चाहे तो F12 दे दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपनी टर्मिनोलॉजी है, अपन क्या नाम देते हैं इसको। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो आएगा अपने पास में इधर बल लगेगा, ये इधर कितना लगेगा बोलो? अरे बता सकते हो ना आप तो? हाँ, ये बताओगे तो मुझे पता है, ये इंटेलिजेंट तो हो ही तुम लोग। ये कितना आया? F12। तो ये F21 और ये कितना आया? F12। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक बात, एक चीज क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर यहां से इधर की स्थिति, अगर इन दोनों के बीच की जो स्थिति ज्ञात करूं या फिर डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करूं, यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो कितना होगा? यही तो होगा।
इसको 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं अपन, तो इसको नाम दे दिया R12 या फिर R21 दे दो, जो चाहिए अपन दे सकते हैं। इसको नाम दे दिया R21, यानी कि अंतिम माइनस का प्रारंभिक अपन ने दे दिया, यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं तो इसको नाम दे दिया अपन ने 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, यानी कि R21, 1 से 2। अगर इधर से इधर जाते हैं अपन तो विस्थापन कितना होगा, दिशा का ही तो फर्क है, ये कितना आएगा R12। अब देखना है अपने को सदिश निरूपण। याद रखना अपना जो मेन मोटो है क्या है, सदिश रूप निकालना। तो सबसे पहले त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या बताता है अपने को, कब पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था 11th क्लास में। जो वेक्टर हैं उनके जो संयोजन के कुछ नियम थे, उन नियमों में जो पहला नियम था वो कौन सा था, त्रिभुज नियम था। तो इसके अनुसार हम क्या करते हैं कि दो जो अपने पास में सदिश हैं उनका योगफल करते हैं। तो इस नियम से क्या पढ़ा था अपन ने, अगर एक सदिश है, एक सदिश की टेल से हेड तक दूसरा सदिश ऐसे शिफ्ट किया जाए कि उसकी टेल जो है पहले सदिश के हेड पर आ जाए, यानी कि ये यहाँ आ जाए, ठीक है। तो पहले सदिश की जो टेल है उसको दूसरे सदिश की जो हेड है उससे मिला दूं तो वह उसका क्या निकलता है, परिणामी निकलता है, ठीक है। तो त्रिभुज नियम से अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं, यहाँ पे एक तो ये रहा, ठीक है, और ये इसको मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ तो परिणामी क्या आएगा, ये वाला परिणामी क्या आएगा, यही वाला तो आएगा। अब यहाँ पे देखता हूँ, यानी कि क्या आएगा, R2 बराबर किसके आएगा, R1 प्लस का ये इधर वाली डिस्टेंस कितनी है, R21, कितनी है, R21। तो यहाँ से R21 कितना आएगा, R21 आएगा अपने पास में R2 माइनस का R1। अरे बोलो, बात समझ में आती है या नहीं, आई ना, हाँ। अब हम देखते हैं आगे, इसी प्रकार हम निकालते हैं इसके अंदर। अगर ऐसा हो, ये अपन ने एक क्या लिया, सदिश लिया, और दूसरा सदिश मैंने ये पुटअप कर दिया यहाँ, ठीक है। तो इसका परिणामी क्या निकलेगा, ये, अरे दो अपने पास में कंडीशन बन सकती है, एक तो ये यहाँ पे लगा के रखूँ, एक ये यहाँ पे लगा के रखूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो एक सदिश, ये दूसरा सदिश, और तो ये क्या निकलेगा अपने पास में, परिणामी। तो क्या आएगा अपने पास में, R1 बराबर, ये तो परिणामी है, R1 बराबर क्या आएगा अपने पास, R2 प्लस का R12, R2 प्लस का R12, यानी कि R12 बराबर कितना आएगा, R1 माइनस का R2, ठीक है बात। ये चीज़ अपन ने निकाल ली। अब देखते हैं अपन, यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि R12 इसके अंदर अगर मैं एक ऋणात्मक कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहां से मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचता है अपने पास में, R2 माइनस का R1, और R12 जो आया ये कितना आया, R2 माइनस का R1 तो अपन ने निकाला है पहले, उसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, R21। तो ये कितना आया अपने पास में -R21, ये आया इन दोनों में रिलेशन, यानी कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये है, ये तो मुझे वैसे भी पता था, ठीक है, बस डायरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन ये अपने प्रूफ के साथ बता दी इसको, क्लियर। अगर इन दोनों का परिमाण अगर मैं देखता, R12 का परिमाण किसके बराबर है, R21 के परिमाण के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। लेकिन अपना काम ये नहीं था, मेन क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, यानी कि जो बल निकाला उसका सदिश, यानी कि ये बल निकाला और ये बल निकाला, इन दोनों का सदिश रूप अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं F21। F21 का मतलब क्या हुआ, आवेश Q2 पर, कौन से पर, आवेश Q2 पर Q1 के कारण, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। तो कितना आएगा, F21 बराबर
कितना होता है k q1 q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो कितना आएगा k q1 q2 बट्टे आर, कौन सा आएगा अपने पास में r21 का स्क्वायर, r21 का स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी है, दूरी तो अपने पास में क्या होती है परिमाण को ही दर्शाती है, r21 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सदिश रूप भी दर्शाना है, ये तो परिमाण हो गया, सदिश रूप भी दर्शाना है अपने को। तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी 11th क्लास में, एकांक सदिश नाम से पढ़ी थी ना, यानी कि एकांक सदिश अपन कब काम में लेते थे, यानी कि जब अपने को दिशा दर्शानी होती थी तो अपन क्या करते थे, एकांक सदिश से गुणा कर देते थे। तो एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो तो कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि किसी भी परिमाण को अगर मैं एकांक सदिश के परिमाण से गुणा करता हूँ तो उसके परिमाण पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु दिशा ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो F21 की तो दिशा इधर है, F21 की दिशा इधर है। ठीक है, अब इसकी दिशा इधर है तो इसका एकांक सदिश की दिशा भी तो क्या आएगी, इधर ही आएगी ना। तो एकांक सदिश की दिशा देखो ये रही, क्योंकि अपन जानते हैं एकांक सदिश की दिशा जो वेक्टर होता है, जो अपने पास में सदिश होता है उसी की दिशा में होती है उसकी दिशा भी, यानी ये आएगा। यानी कि इसको लिया अपन ने R21 का कैप। एक बार वापस समझेंगे, जो वेक्टर है ये तो अपने पास में F21 की दिशा इधर है, तो एकांक सदिश की भी दिशा इधर ही होगी। इससे गुणा करने पर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दिशा को दर्शाने के लिए अपने इसको ऐसा किया है। तो एकांक सदिश जो होता है, ठीक है, उसको अपन ने ऐसा भी लिखा था, तुम्हें ध्यान हो तो R21 बराबर R21 का सदिश बट्टे R21 का परिमाण, और लिखा था अपन ने इसको ऐसा। तो मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ F21 बराबर, यहाँ पे मान रखता हूँ इसको, तो कितना आएगा k q1 q2 बट्टे R21 का क्यूब हो जाएगा ये, तो इसको यहाँ पे रखूँगा तो ये क्या आएगा R21 का सदिश, समीकरण नंबर 1। ठीक है बात। इसी प्रकार F12 भी निकाल सकता हूँ मैं, तुम चाहो तो लिख सकते हो F12 का मतलब आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कितना आएगा K Q1 Q2 बट्टे R12 का क्यूब इंटू में R12 का सदिश, समीकरण नंबर 2। अपना जो मेन काम था यहाँ तक ही था, क्या था, सदिश रूप निकालना। F1 का सदिश, इस बल का भी अपन ने सदिश रूप निकाल दिया, इस बल का भी अपन ने सदिश रूप निकाल दिया, तो यहाँ तक भी अपन इसको छोड़ सकते हैं। परंतु क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन भी पूछ सकता है, इन दोनों में रिलेशन जो आता है वो भी अपन पूछ सकता है। तो यहाँ से अपन रिलेशन भी निकाल सकते हैं इन दोनों का। ठीक है, तो समीकरण 1/2 कर देता हूँ मैं, समीकरण 1/2 करने पर एक तो ये रहा, तो ये आएगा F21 बटा F12 बराबर K Q1 Q2 बट्टे R21 का क्यूब इंटू में R21 का सदिश बट्टा K Q1 Q2 बट्टे R12 का क्यूब इंटू में R12 का सदिश। अरे बात आ रही है ना इसको, और इसको अपन ने क्या किया, बट्टा में ही तो किया है। तो यहाँ से जो चीज़ें कट रही हैं वो तो मैं उड़ा देता हूँ, उड़ाने में तो मज़ा ही आता है अपने को। अब देखो R12 यहाँ पे कितना, R21 का सदिश क्यूब है, यहाँ पे R12 का क्यूब है, ये भी उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये परिमाण है, और परिमाण अपन ने देखा कि दोनों का बराबर है, ये उड़ा दिया। तो यानी कि यहाँ से क्या निकल के आता है अपने पास में, ये आया F21 बटे F12 बराबर कितना आया, R12 बट R21 कितना आता है, R21 बट्टे R12। तो यहाँ से अपन ने क्या देखा, F21 बट्टे F12 बराबर R21 और R12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R12 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का R21। क्या लिखा अपन ने, माइनस का R21। तो यहाँ से ये तो चला गया, यहाँ पे बचा -1 यानी कि F12 बराबर कितना बचा, -F21। ये दोनों में संबंध आ गया, यानी कि दो आवेशों के मध्य अगर बल लग रहा है, विद्युतीय बल, वो समान परिमाण का लगता है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। और ऐसा ही तो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में होता है, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम में होता है। यानी कि ये जो नियम है क्या करता है, न्यूटन के तृतीय नियम की भी पालना करता है। क्लियर बात।
चलो एक टॉपिक आज का अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक, कौन सा बताया था बोलो, याद है क्या? हाँ, अध्यारोपण का सिद्धांत या फिर आवेशों के निकाय के कारण बल, आवेशों के निकाय के कारण बल। तो अध्यारोपण का सिद्धांत मैं बोल देता हूं इसको। अब हम देख रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या होता है वो अपने को देखना है। वैसे तो अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में और टीचर ने बताया भी होगा तुम लोगों को कि ये चीज़ तुम्हारे लिए 12th क्लास में आएगी। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत अपन देखते हैं क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत किसमें देख रहे हैं अपन? आवेशों के बल के लिए या फिर आवेशों के निकाय के कारण क्या बोलते हैं, किसी एक आवेश पर बल ज्ञात करना है अपने को। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, कूलॉम का नियम देख लिया जो कि अपने को बताता है कि दो आवेशों के मध्य का बल का परिमाण, दिशा आपने देख ली सदिश निरूपण से। लेकिन इन केस यदि दो से ज्यादा आवेश हो तो क्या करेंगे अपन, है ना, दो से ज्यादा आवेश हो तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपने पास में क्या काम में आता है, अपने पास में अध्यारोपण का सिद्धांत काम में आता है, ठीक है कि नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर अध्यारोपण का सिद्धांत काम में आता है और ये सिद्धांत अपने को बताता है कि आवेशों के निकाय के कारण, बहुत सारे आवेश हैं, आवेशों के एक निकाय के कारण, झुंड के कारण किसी एक आवेश पर जो कुल बल है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और ये सिद्धांत अपने को बताता है कि आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर जो कुल बल का मान है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों का सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होता है। रिपीट करता हूं मैं इस बात को, आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होता है। और यही क्या है अपने पास में अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे, अपने को फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आना है। तो मान लेते हैं अपने पास वापस वही अपने पास में निर्देशांक तंत्र, ये तो है अपने पास में x और ये क्या है y, और इस बार 0 0 मूल बिंदु। इस बार क्या करना अपने को, दो आवेश नहीं लेने हैं, कितने लेने हैं, दो से ज़्यादा। तो मान लिया अपने पास में एक आवेश तो ले लिया अपने ये Q0 मान लिया, यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये अपन ने ले लिया R1 स्थिति, R1 पोजीशन इसकी, R0। ऐसे ही अपन ने एक अन्य आवेश लिया जो कि है यहाँ Q2, Q1 है, इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है R1, इसकी जो स्थिति सदिश है वो कितना है R1। ऐसे ही अपन ने एक आवेश लिया है Q2, इसकी जो स्थिति सदिश है कितना है R2। ऐसे ही मैं और ले लेता हूँ, कितना लिया Q3 और इसकी जो स्थिति सदिश है R3। ऐसे ही मैं ले लेता हूँ और Qn और ये ले लिया अपन ने Rn। बहुत सारे अपने पास में आवेशों का झुंड है, तो इन आवेशों के झुंड के कारण किसी एक आवेश पर अपने को बल निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर जो बल है, अभी इसको ये सभी को अपने को क्या लेना है, एक्सपेरिमेंट के लिए धनात्मक लेना। तो इस धनात्मक को ये तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये जो बल लगाएगा भाई इधर लगा देगा, इसका मान होगा F01। क्या होगा F01, यानी कि आवेश Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला। ऐसे ही ये जो बल लगाएगा किधर लगाएगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये कितना लगेगा F02। और ये जो बल लगाएगा कितना लगाएगा, इधर लगाएगा, वो लगेगा F03 और ये लगाएगा अपने पास में F0n, ठीक है बात। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को क्या बताता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से
अध्यारोपण के सिद्धांत से अपने को पता चलता है कि एफ आर बराबर, क्या बताया अध्यारोपण का सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर जो कुल बल का मान है सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होता है, यानी कि F01 प्लस का F02 प्लस F03 प्लस F0n, समीकरण नंबर एकम। ठीक है बात। अब यहां से अपन क्या कर रहे हैं, F01 वापस लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या आएगा, आवेश Q0 पर, किसके ऊपर, आवेश Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q1 के कारण लगने वाला बल। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, F01 किस किस के बीच में लग रहा है, Q0 और Q1 के बीच में। तो क्या लिख देता हूं मैं, K Q0 Q1 बट्टे R01 का स्क्वायर इंटू में R01 का कैप। अरे सदिश रूप में तो अपने को लिखना ही पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे वापस वही चीज़ आएगी, R01 का कैप मतलब कितना हुआ, R01 का सदिश बट्टे परिमाण ऑफ R01, यही तो आता है। मान रखता हूँ मैं यहाँ पे मैं मान रखता हूँ, तो यहाँ से आएगा अपने पास में F01 बराबर, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आएगा अपने पास F01 बराबर K Q0 Q1 अपॉन में R01 का क्यूब इंटू में R01 वेक्टर। और यही तो आना है, ये आएगी जो कि अभी अपन ने निकाला था। ऐसे ही मैं F02 निकालूंगा, ऐसे ही F03 निकालूंगा, सीधा ही मैं निकाल देता हूँ F0n, कितना यहाँ K Q0 Qn अपॉन में R0n का क्यूब इंटू में R0n का वेक्टर। F01 निकाल लिया, F02 निकाल लिया, F03 निकाल लिया, F0n तक निकाल लिया, और कहाँ पे पुटअप कर देंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखते हैं अपन समीकरण नंबर 1 में। तो ये लिया अपन ने Fr बराबर F01 का मान रखता हूं मैं यहाँ पे। तो F01 का मान तो कितना है, K Q0 Q1 बटे R01 का क्यूब इंटू में R01 वेक्टर प्लस K Q0 Q2 अपॉन में R02 का क्यूब इंटू में R02 का वेक्टर, ऐसे ही प्लस K Q0 Qn अपॉन में R0n का क्यूब R0n का वेक्टर। ये फॉर्मूला आ गया, सिंपल है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा करने के लिए हम क्या ले सकते हैं बोलो, ये ले लिया अपन ने K बाहर, Q0 बाहर, यहाँ पे लगा दिया सेम, क्योंकि सेम ऑर्डर में चेंज हो रही है। यहाँ से चेंज किया अपन ने i=1 से लेके i=n तक। क्या क्या चेंज हो रहा है ये, तो यहाँ पे कहाँ से ले के हो रहा है, i=1 से लेके n तक, 1 2 3 ऐसे। और यहाँ पे कितना हो रहा है, R0i का क्यूब, और यहाँ पे कितना आएगा, R0i का वेक्टर। और इसको अपन सिंपल फॉर्म में ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और यही क्या है अपने पास में अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अंदर एक खास बात और है कि ये बोलता है कि यहाँ पे ये जो बल है Q1 के कारण Q0 पर जो लगने वाला बल है F01, Q2 के कारण इस Q0 पर लगने वाले बल से प्रभावित नहीं होता, यानी कि F01 का F02 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ में अपने पास में क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कंप्लीट होता है। अब अपने को क्या करना है, न्यूमेरिकल्स, क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स, यानी कि अब इनका यूज समझ में आएगा अपने को, कैसे अपने यूज करते हैं, है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल्स अपने को करने हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं न्यूमेरिकल्स से, और आपके लिए भी मैं दूंगा, लेकिन वही बात आपको करके क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है उनके आंसर्स। चलो अभी अपन करते हैं इनके क्वेश्चंस।
तो देखो पहला क्वेश्चन है, मेथड समझेंगे इसको ध्यान से एकदम। तो मान लिया कि अपने पास में एक समबाहु त्रिभुज है, ये प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और प्रत्येक भुजा A है। तो इसके केंद्र पर एक अन्य आवेश Q रखा हुआ है, केंद्र पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा अपने को? केंद्र पर जो बल लगेगा परिणामी, वो बल अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना बात। चलो निकालते हैं इसको। सॉल्यूशन, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो मैं वापस सजेस्ट करूंगा कि पहले वो देखें, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बढ़े, नहीं तो सब कुछ क्या जाएगा ऊपर से। चलो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, तो पहले इसके ऊपर जो बल लगेगा ये अपन जानते हैं 60 डिग्री का है। ये कोण भी कितना है? 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज है भाई। तो अब यहाँ पे अपने को बल निकालना है, तो ये पॉइंट मैं फ्री बॉडी डायग्राम में ले लेता हूँ। यहाँ पे ये है Q आवेश, तो इसके ऊपर कौन बल लगा रहा है? एक तो ये भी बल लगा रहा है, तो ये बल लगाएगा कि इधर लगाएगा? इधर बल लगाएगा। ये आवेश किधर बल लगाएगा? ये इधर बल लगाएगा। और ये आवेश किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। ये तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित, यानी कि एक बल तो लग रहा है इधर, ठीक है, एक बल लग रहा है इधर, एक बल लग रहा है इधर। और खास बात क्या है, सभी बल की जो परिमाण है वो बराबर होंगे, F और ये भी F, क्योंकि ये भी Q और किसके बीच में लग रहा है? Q के बीच में। ये भी Q और Q के बीच में लग रहा है और ये भी Q और Q के बीच में लग रहा है। तो सबका परिमाण कितना होगा? इतना। तो अब इसके कारण जो बल लग रहा है, यानी कि F का जो मान होता है कितना होता है? KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि Q बटे R, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि केंद्र के जो अपने पास में कोना है उससे केंद्र की दूरी कितनी होती है? L बटे √3 का स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज में उसके कोने से केंद्र की जो दूरी होती है वो L बटा √3 होती है, या फिर इसकी भुजा A ली है अपन ने, तो कितना होगा? A बटे √3। तो यहाँ पे F लग रहा है। तो एक चीज़ देखो, तो ये कोण कितना है अपने पास में? 120 डिग्री। ये कोण भी कितना है? 120 डिग्री। और ये कोण भी कितना है? 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा बल लग रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से करेंगे, या फिर उसका सबसे बढ़िया मेथड जो होता है अपने पास में सदिशों को सोल्व करने का, वो होता है घटक बनाकर सोल्व करना या फिर परिणामी निकालना। तो सबसे पहले तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ। ये अपन ने कवर कर लिया। तो दो बल लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो इसका परिणामी कहाँ निकलेगा? यहाँ निकलेगा, ठीक है, FR। तो FR का जो मान कितना होगा? FR समांतर चतुर्भुज का नियम अपन जानते हैं कि दो अगर अपने पास में बल है उनके मध्य का कोण 120 डिग्री है। तो एक फॉर्मूला आता है अपने पास में F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा। तो F1 की जगह तो कितना है? F स्क्वायर। F2 की जगह कितना है? F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 2F स्क्वायर cos 120। तो FR बराबर, FR कितना आएगा? 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर गुणा cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, -1/2। तो 2 से तो 2 गया, तो ये कितना बचा अपने पास में? 2F स्क्वायर माइनस का F स्क्वायर बराबर FR, यानी कि FR बराबर कितना आया? F, यानी कि ऊपर भी बल कितना लग रहा है? F ही लग रहा है। तो इस कंडीशन में एक बल तो क्या लग रहा है? F यहाँ लग रहा है और एक कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है। तो आंसर कितना आएगा?
0, क्योंकि समान परिमाण और विपरीत समान परिमाण के बल है वो विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है एक इस दिशा में लग रहा है, तो यहाँ पे जो बल का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0। क्लियर बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसे ही। मान ले कि ये इसके ऊपर ऐसे बोल दे कि केंद्र पर नहीं, ये A है, ये B है, ये C है। आप क्या करिए, C पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई आवेश नहीं रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे बोलते कि यहाँ पे परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना अपने को। एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ये त्रिभुज है, यहाँ पे ये अपने त्रिभुज बनाते हैं अपन, ये A भुजा है, ये भी A है और ये भी A है। यहाँ पे क्या है, C है, तो यहाँ पे क्या है, Q है, यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी कितना है, Q है। तो अब इसके ऊपर मुझे बल निकालना है, तो इसके ऊपर बल कौन कौन लगाएगा, एक तो ये बल लगाएगा और एक ये लगाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो बल लगाएगा वो कितना लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा। कितना लगाएगा, F मान लिया। कितना आएगा, F कितना आएगा, Q² बट्टे A², क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी कितनी है, Q है। तो यहाँ और बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, तो A² KQ² बट्टे A²। क्लियर बात। इस दिशा में ऐसे ही ये भी बल किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ये भी कितना लगेगा, F, क्योंकि बीच की दूरी जो सेम है, दोनों का आवेश भी सेम है। और ये जो कोण आएगा ये कितना आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब परिणामी बल आएगा इधर, परिणामी बल, तो परिणामी बल Fr, तो Fr बराबर कितना आएगा, √ F1² प्लस का F2² प्लस का 2F1 F2 cos थीटा, यानी कि F² प्लस का F² प्लस 2F² cos 160 डिग्री, क्योंकि इस बार कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है ना बात। तो यहाँ से अपन ने क्या देखा कि Fr बराबर कितना आया, 2F² प्लस कितना आएगा, 2F² गुणा 1/2, तो 2 से तो 2 गया, तो कितना आया, 3F² आ गया। यानी कि इतना आया आंसर, Fr बराबर √3F, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, Fr बराबर, इसको लिख देते हैं अपन, Fr बराबर कितना आएगा, √3, F का मान कितना है, KQ² अपॉन में A², यानी कि KQ² अपॉन में A²। ये किसका मान आ गया, Fr का मान आ गया। ठीक है बात। ऐसे ही और क्वेश्चन बन जाए, अगर यहाँ पे दे दे माइनस, यहाँ पे माइनस दे दे तो भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में अपन निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अपन कि इस टाइप के कोई क्वेश्चन दे दे अपने को, मान ले कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दे ऐसे, इस टाइप का अपने को कोई क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे अपन ने लिया A, यहाँ पे लिया B, यहाँ पे लिया C और यहाँ पे लिया D। ठीक है, यहाँ पे भी आवेश कितना है, Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, और बीच की जो दूरी है वो A है। बीच की दूरी कितनी है, A है। तो क्या करना है अपने को, तो क्या करना है कि सेंटर के ऊपर अपने को बल निकाल के बताना है। सेंटर के ऊपर अपने को बल निकाल के बताना है। यहाँ पे Q आवेश अन्य रखा हुआ है, इसके ऊपर बल निकाल के बताइए। ये बल निकाला है, तो वापस एक से ज़्यादा आवेश है। तो सबसे पहले तो देखो कि ये जो है, ये बल किधर लगाएगा, इधर। बीच की दूरी अपन जानते हैं ये A है और ये A है, तो ये दूरी कितनी आएगी, √2A, तो ये कितनी आएगी, A/√2। देखो तुम यहाँ से ये A, ये भी A, तो ये कितनी, √2A, तो ये कितनी आएगी, आधी हो गई ना इसकी, तो √2A/2 कितना आएगा, A/√2, यानी कि ये A/√2 है। तो ये बल लग रहा है F इधर, एक बल किधर लग रहा है, ये इधर लगाएगा, सेम ही बल लगेगा F इधर, एक बल लगेगा इधर, एक बल लगेगा इधर,
तो इस बल से तो ये बल खत्म हो जाएगा, इस बल से ये बल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बल तो इसको इधर खींच रहा है और ये बल इसको इधर खींच रहा है, यानी कि परिणामी बल शून्य है। इधर भी बल शून्य है, यानी कि इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। ऐसे ही मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन देता हूँ जिसके कारण आप निकाल के बताइए मुझे आंसर। तो अपने पास में एक तो मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम आवेश है, और जो समबाहु त्रिभुज है उसकी 1 मीटर भुजा है, 1 मीटर भुजा है। तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, केंद्र पर व बी पर, केंद्र पर व बी पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, परिणामी बल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन ऐसे ही अपन यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे -q ले लें, यहाँ पे +q ले लें, यहाँ पे माइनस ले लें, तो भी अपन इसके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको करना है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन, ये ले लिया q, यहाँ पे -q, और यहाँ पे ले लिया 2q, और यहाँ पे -2q। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये A लिया है, ये B लिया है, ये C लिया है और ये D लिया है। तो हमें B पर परिणामी बल ज्ञात करना है। चाहे तो वो केंद्र पे भी पूछ सकता है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन अपने को करने हैं, और बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे। यहाँ पे अलग अलग रख दे, यहाँ पे पूछ ले, इस पे पूछ ले, इस पॉइंट के ऊपर पूछ ले, तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। लेकिन अपने को तरीका पता होना चाहिए कि कैसे अपने को करना है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, इसके अंदर भी तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के आओ, और अगर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है और तो आप क्या करें, इसको अपने दोस्तों को भी बताएं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको पता नहीं है, उनके बारे में बताएं, और कि अपना सिलेबस चल रहा है तो, और ये क्वेश्चन भी आप लोग करके लेके आएँ। और इसका सॉल्यूशन मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं। अगर राइट हुआ तो मैं बता दूंगा राइट है, अगर नहीं हुआ तो मैं अगले लेक्चर के अंदर इनका सॉल्यूशन ज़रूर करवाऊंगा, अगर आप पूछोगे तो, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।